जय हिंद दोस्तों, मैं ओम प्रकाश और आप जुड़ चुके हैं संस्कृत की इस ऑनलाइन क्लासेज में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम इसी की बात करते हैं कि व्यंजन संधि कब होती है। दोस्तों, आपने संधि की परिभाषा सुनी होगी। दो वर्णों के परस्पर मिलने पर उसमें जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम कहते हैं संधि। ये संधि की परिभाषा है। इसी में अगर हम ये कहें कि संधि की स्थिति में जब एक और दोनों ओर अगर स्वर वर्ण हो तो स्वर संधि होती है। लेकिन अब हम बात करेंगे यहां व्यंजन संधि की, तो यहां क्या होता है दोस्तों, व्यंजन संधि में अगर संधि की स्थिति में एक और व्यंजन हो और दूसरी ओर कोई व्यंजन या फिर कोई स्वर हो, तो वहां क्या होता है, जो संधि बनेगी उसको हम कहेंगे व्यंजन संधि। देखिए दोस्तों, इसमें दो स्थिति बनती है। पहली स्थिति होती है कि दोनों तरफ क्या हो, व्यंजन हो। जैसे हमने लिखा सत धन चित। यहां दो पद है, ये पहला पद है और ये दूसरा पद है। अब यहां देखो, ये जो पहला पद है इसके अंत में जो व्यंजन है वो क्या है, जो पद है वो क्या है, सॉरी जो वर्ण है वो तय है, और बाद में जो पहला जो वर्ण है वो क्या है, च। अब हम देख रहे हैं कि दोनों ही तरफ व्यंजन है। एक तो ये स्थिति बनती है और दूसरी स्थिति क्या बनती है कि एक तरफ व्यंजन हो और दूसरी तरफ स्वर हो। ये दूसरी स्थिति बनती है। यहां हम देखें एक प्रयोग से, जैसे हमने लिखा अच धन अंत। यहां ये पहला पद है और ये दूसरा पद है। पहला जो पद है इसके अंत में क्या है, च। ये एक व्यंजन है जैसा कि हमने लिखा, और दूसरी तरफ क्या है, अ। ये एक स्वर है। तो यहां एक और व्यंजन है और एक और स्वर है। तो आप समझ रहे हैं कि व्यंजन संधि में दो स्थितियां बनती है। दोनों तरफ या तो व्यंजन होंगे या फिर एक तरफ पहले व्यंजन और बाद में स्वर भी हो सकता है। ये थे हमारे प्रारंभिक इसके जानकारी। ये जानकारी दोस्तों आपको होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये जानकारी नहीं होगी तो आप आगे की सीढ़ी पे नहीं जा पाएंगे। आज की हमारी संधि है दोस्तों जसत्व संधि। कौन सी संधि है, जसत्व संधि। ये व्यंजन संधि का ही एक भेद है। अगर हम बात करें जसत्व संधि की, तो यहां पहुंचने से पहले हमें कुछ प्रत्याहारों की जानकारी कर लेनी चाहिए जो इस संधि में काम आने वाले हैं। कौन कौन से प्रत्याहार हैं, एक है झल प्रत्याहार, एक है झस प्रत्याहार और एक है जस प्रत्याहार। और यहीं पर हम एक प्रत्याहार को और जान लेते हैं, खर प्रत्याहार। ये चार प्रत्याहारों के बारे में हमें जानकारी पहले करनी होगी। अगर आप बाकी भी ये जानना चाहते हो कि प्रत्याहार बनते कैसे हैं, तो एक सेपरेट वीडियो मैंने इसका बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप देख सकते हैं। यहां बात करें कि झल प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं, तो झल प्रत्याहार में दोस्तों सभी वर्गों के कौन कौन से वर्ण, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ण। इसके अलावा तीनों सकार और है, ये जो वर्ण है ये झल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि वर्ग कौन से हैं, तो अभी आपको मैं वो भी बताता हूं। बात करें झस की, तो इसमें सभी वर्गों के तीसरे और चौथे वर्ण आते हैं। जस की बात करें तो सभी वर्गों के तीसरे वर्ण। और खर प्रत्याहार, ये भी अच्छे से ध्यान रखना, सभी वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण, और इसके अलावा जो तीनों सकार हैं उसको हम मानते हैं खर प्रत्याहार। अब यहां आप देख लें वर्ग। दोस्तों वर्ग होते हैं 5। कौन कौन से वर्ग, क वर्ग,
च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये है हमारे 5 वर्ग। अब यहां आप देखो दोस्तों, सभी वर्गों में 5-5 वर्ण होते हैं। जैसे क वर्ग में कौन कौन से होंगे? क, ख, ग, घ और न। इसमें हो जाएंगे च, छ, ज, झ और य, ट, ठ, ड, ढ और न, त, थ, द, ध और न, प, फ, ब, भ और म। वैसे कक्का आप ही जानते हो, ऐसी कोई बात नहीं कि कक्का आप नहीं जानते हो, लेकिन यहां जो मैं बात समझाने वाला उसको समझे। क वर्ग में ये 5 वर्ण होंगे। अब हमने यहां लिखा जैसे झल प्रत्याहार, झल प्रत्याहार की बात की तो यहां लिखा कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चारों वर्ण इसमें आते हैं, चारों वर्ण इसमें आएंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि ये जो यहां से लेकर के और यहां तक के जो वर्ण है वो सारे के सारे किसमें आते हैं? झल प्रत्याहार में आते हैं। समझ गए? यहां झस प्रत्याहार में बाकी तीनों सकार और है वो तो अलग है, इनसे वो वर्ग में नहीं आते। झस प्रत्याहार की बात करें तो ये कह रहा है तीसरा और चौथा वर्ण, यानी कि तीसरा कौन सा है? ये ग और चौथा है घ, यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के जो वर्ण हैं ग, घ, ज, झ, ढ, ढ, द, ध, ब, भ, ये वर्ण आएंगे आपके झस प्रत्याहार में। और बात करें अगर जस प्रत्याहार की तो इसमें सिर्फ आते हैं तीसरा वर्ण, यानी ग, ज, ढ, द, ब, ये हो गया तीसरा वर्ण। बात करें खर प्रत्याहार की, ये कहता है पहला और दूसरा वर्ण और तीनों सकार। पहला दूसरा कौन सा है? ये वर्ण। तो ये तो आपको सामान्य जानकारी जो वर्गों के बारे में होनी चाहिए, और इन प्रत्याहारों के बारे में आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए दोस्तों? वो हम जो सूत्र लेने वाले हैं उसका प्रयोग करते समय आप समझ जाएंगे। दोस्तों, जसत्व संधि से जुड़े हुए 2 सूत्र हमारे पास हैं जिनका हम प्रयोग करेंगे यहां। एक मुख्य सूत्र है जो है जलाम जसो अंते, और दूसरा एक गौण सूत्र है जलाम जस जसी। तो पहले हम उस गौण सूत्र को पढ़ेंगे जो है झलाम जस झसी, झलाम जस झसी। आप देख पा रहे होंगे यहां 3 प्रत्याहार बन रहे हैं जिनकी हमने अलग से चर्चा कर दी पहले। एक बन रहा है झल प्रत्याहार, यानी कि ये, जस यानी ये, और झस यानी ये, 3 प्रत्याहार बन रहे हैं। अब ये काम क्या करता है? ये कह रहे हैं कि झल प्रत्याहार का कोई सा भी वर्ण पहले आए और उसके बाद में अगर कोई झस प्रत्याहार का वर्ण आ जाता है तो ये जो झल वर्ण है ना, ये बदल करके क्या हो जाएंगे? ये जस बन जाएंगे। एक प्रयोग से हम इसको समझते हैं। पहला हम एक प्रयोग लेते हैं, उससे हम इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे हमने लिया लब धन ध, लब यानी प्राप्त करना, लब यानी प्राप्त करना। जैसे कि आप अब जो कार्य कर रहे हो उसके बाद में अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे, निश्चित प्राप्त करोगे जिस तरीके से आप मेहनत करो। देखो यहां प्लस के निशान से पहले भ है और बाद में क्या है? ध। अच्छे से देखें दोस्तों इसको, ये जो भ है क्या ये झल प्रत्याहार के वर्णों में आता है? आप यहां जाओ, देखो यहां ये अपने वर्ग का चौथा वर्ण है, ये चौथा वर्ण आता है इसमें, यानी कि ये सही है। और बाद में क्या आ रहा है? तीसरा या चौथा, जैसे कि झस में लिखा है तीसरा या चौथा, ये भी चौथा है और ये भी चौथा है, तो अपना कार्य होगा यहां। अब ऐसी स्थिति में हम इसको बदल के क्या कर देंगे? जो चौथा था उसको बदल करके हम तीसरा बना देंगे, जस बना देंगे। ये तीसरा है, ये तीसरा और चौथा है, और ये 1 2 3 4 और बाकी आपको पता है। तो जब हम इसको भैत जो था उसको हम क्या बना देंगे? ब बना देंगे। वापस लिखते हैं लब्ध। आपने प्रयास किया और उसके बाद में अंतिम पड़ाव तक आप पहुंचे, आप अपने लक्ष्य को आपने लब्ध कर लिया, प्राप्त कर लिया। तो ये था आपका पहला उदाहरण जो आपने सूत्र से समझा। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, झलाम जस जसी जो सूत्र है ये
अपदांत में कार्य करता है। अपदांत से मतलब है कि पद के बीच में, पदांत में काम नहीं करता। पद के अंत में अगर आप इसको लगाओगे, वहां इस सूत्र से नहीं होगा, वहां इसका जो दूसरा सूत्र है झलाम जसु अंत्य, उससे कार्य होगा। इससे जो कार्य होना है कि अगर पद के बीच में, जैसे आपने यहां देखा लब एक धातु है, और जब आपने इसमें ध प्रत्यय लगा दिया, इसमें ध इसमें जब जोड़ा, तो उसके बाद में क्या हो गया, एक पूरा पद बन गया लब्ध। इसलिए ये पद के बीच में जो था, इसी कारण से यहां इस सूत्र से कार्य हुआ है। हम इसकी और एक्सरसाइज देखते हैं दोस्तों, जिससे कि आपके मन में जो भी अगर शंका हो वो दूर हो जाएगी, क्योंकि हमारा कार्य क्या है, आपकी शंकाएं दूर करना। एक और उदाहरण लेते हैं दोस्तों, दुख धम। दुख धम, इससे हम जो शब्द बनाएंगे, जो पद बनाएंगे, वो होगा दुग्धम। दुग्धम दूध, जो आपको जरूर पीना चाहिए, क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, जबरदस्त एनर्जी आपको आवश्यक होती है, और अगर एनर्जी नहीं लोगे तो फिर इस जंग में जीत कैसे पाओ। इस जंग को जीतना है तो पूरी एनर्जी आपको बना करके रखनी होगी। हम उसी दूध की बात कर रहे हैं दोस्तों, जो कि कंप्लीट आहार होता है। ये प्लस के निशान से पहले जो पद है दुख, इसके अंदर अंतिम जो वर्ण है वो है घ, और बाद में जो वर्ण आ रहा है वो है ध। ऐसी स्थिति में जब हम इसके अंदर संधि कार्य करेंगे दोस्तों, तो आप देखेंगे कि ये जो घ है वो झल प्रत्याहार के वर्णों में से आ रहा है, चौथे नंबर का। कौन से वर्ग का? क वर्ग का चौथा वर्ण है। हमने वहां लिखा है, सभी वर्गों की बात कर दी और चौथा तक बताए हैं, तो चौथा वर्ण है। और बाद में आ रहा है ध, ये भी अपने वर्ग का चौथा वर्ण है। कौन से वर्ग का? तय वर्ग का। ये बात स्पष्ट हो गई। अब हम देखें कि बदलेंगे किसको, तो यहां हमने लिखा है कि पहले वाले को बदलना है, इस झल को बदलेंगे हम। किस में बदलेंगे? इसका जस बनाएंगे। चौथे वर्ण को हम बदल देंगे तीसरे में, और एक घ बन जाएगा ग, और लिखा जाएगा जो दू था वो ऐसे क्या जाएगा, घ का हो जाएगा ग, और बाद वाला पद दुग्धम। आप भी पियो दुग्धम, दुग्धम पिबामी, मैं दूध पीऊंगा। तो ये हमारा पद बना दुग्धम। हम और भी इसके प्रयोग देखते हैं, जिससे कि आपके मन में इस संधि से संबंधित कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अगला हम एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, वाक धनम। सॉरी, दूसरा ले लेते हैं, वाग दान ले लेते हैं। वाग दान। दोस्तों, अगर बात करें दान की या दानियों की, अगर दानियों की बात की जाए तो सूरवीर कर्ण का नाम लिया जाता है। और अगर दान की बात करें तो दान कई तरीके के होते हैं। धन का दान भी होता है, भूमि का दान भी होता है, और आप जिस दान की यहां बात करने वाले हैं वो है वाक दान, जो मैं आपको कर रहा हूं, वाणी का दान। ठीक है। अब यहां आप देखेंगे दो पद है, ये पहला और ये दूसरा पद। जो पहला पद है दोस्तों, उसके अंत में जो वर्ण है वो है क, जो कि एक व्यंजन है, और दूसरी तरफ जो वर्ण है वो भी एक व्यंजन है, अर्थात दोनों तरफ व्यंजन है, व्यंजन संधि होगी फिर तो। अब हम देखते हैं कि ये जो क है, ये क वर्ग का पहला अक्षर है, जो हम यहां देख रहे हैं, पहला है, झल में आ रहा है। और इधर जो देख रहे हैं हम द, ये तय वर्ग का तीसरा है। ऐसी स्थिति में हम इस वर्ण को बदलेंगे और पहले को कहां ले जाएंगे, तीसरे वर्ण पर। क का क्या बन जाएगा दोस्तों, ग बन जाएगा। क का क्या बन गया, ग बन गया। और जो वा था वो ऐसे हो जाएगा, ये ग हो गया।
वाकदान, वाणी का दान देना। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भी ये कहावत प्रचलित होती है कि अगर किसी ने जबान दे दी तो जबान से बेटा बेटी भी पराया हो जाता है। तो यहाँ उसी वाकदान की बात की जा रही है। इसको संस्कृत में कहा जाता है वाकदान, और अगर हिंदी में कहा जाए तो जबान या जबान देना, इस तरीके का प्रयोग करते हैं। हम एक और उदाहरण यहां लेंगे दोस्तों, जिसकी आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आप स्वर्ग की देवी या मां शारदे के पास जाते होंगे या उनसे निवेदन करते होंगे, प्रार्थना करते होंगे, तो क्या कहते होंगे कि मां शारदे हमारी बुद्धि की जड़ता को हर दे और हमारी बुद्धि को निर्मल बना दे। हम उस बुद्ध धातु से बने हुए बुद्धि शब्द की यहां चर्चा करेंगे। देखो दोस्तों, बुद्ध धातु में दो पद हैं, बुद्धि में बुद्ध और धी। यहां पहला जो पद है उसके अंत में व्यंजन आ रहा है ध, जो कि झल प्रत्याहार का एक वर्ण है, और बाद में भी आ रहा है ध, जो कि झस प्रत्याहार का एक वर्ण है। हमारा कार्य यहां हो जाएगा। हम देख पा रहे हैं कि जो ध है ये चौथा वर्ण है और ये भी चौथा है। अब ये चौथा है तो हम इसको क्या करेंगे, संधि के बाद में इसको तीसरा बना देंगे, यानी जो ध था उसको क्या बना देंगे, हम द बना देंगे। और ये जो ध्यान रखना दोस्तों, ये जो इस तरीके से संयुक्त वर्ण लिखे जाते हैं, इसमें ये पहले वाला वर्ण आधा होता है, बाद वाला पूरा होता है। आपकी भी बुद्धि पूरी हो जाए, यही हम आशा करते हैं। ये हमने पढ़ा दोस्तों कुछ उदाहरणों के द्वारा जसत्व संधि का जो एक गौण सूत्र था, झलाम जसो अंते। अब एक बात यहां मैं आपको और बता देना चाहता हूं, अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो उसको दूर करने के लिए एक बात यहां स्पष्ट कर देता हूं कि दोस्तों, अगर यहां ये पूछा जाए, इनमें से कोई सा भी उदाहरण दिया जाए और आपसे पूछा जाए इसमें संधि कौन सी है, तो संधि कौन सी है, यहां जसत्व। हम जो भी बात करेंगे अभी वो जसत्व संधि की करेंगे। लेकिन अगर आपसे पर्टिकुलर सूत्र पूछा जाए, जैसे आपको दे दिया गया कि बुद्धि, इस पद में अत्र कस्मिन केशम सूत्रात् संधि कार्यम अभवत्, तो वहां 3-4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं। जैसे हम उदाहरण नीचे दिया, झलाम जसो अंते, झलाम जस जसी, या झलाम हो अंतश्याम, ऐसी 3-4 सूत्र दे दिए। अब आपको वहां कंफ्यूजन हो जाएगा कि हमने तो जो जसत्व संधि है उसका सूत्र पढ़ा था, कौन सा, झलाम जसो अंते, तो ये तो फिर उसी से हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है इन पदों का कि ये झलाम जस जसी सूत्र से होंगे। अब हम उस महत्वपूर्ण सूत्र की भी चर्चा कर ही लेते हैं जो बार बार हमारे मुख पर आ रहा है। सूत्र है दोस्तों झलाम जसो अंते। दोस्तों ये जो सूत्र है ये जसत्व संधि का मुख्य सूत्र माना जाता है, क्योंकि ज्यादातर कार्य इसी सूत्र से होते हैं। अब वही बात यहां होगी, क्या कह रहा है ये कह रहा है झल वर्णों के बाद में अगर झल वर्ण अगर पद के अंत में हो, यानी झल वर्णों के बाद में कुछ भी नहीं हो, या झल वर्णों के बाद में झल वर्ण जो अपने आप में पद के अंत में हो। दो स्थिति है, एक तो झल वर्ण जहां उसके बाद में कोई दूसरा वर्ण नहीं हो, या फिर झल वर्ण के बाद में जो है जो वर्ण आए वो ऐसा आए जो हम अब जिसकी अब चर्चा करेंगे, जो जस खर प्रत्याहार के वर्णों से भिन्न हो, तो वहां हम ये कार्य करेंगे। अब यहां आपको सबसे पहले ये खर प्रत्याहार को भी जानना जरूरी हो जाएगा दोस्तों। झल के बाद में या झल को जस हो जाता है, लेकिन कब होगा, पदांत, यानी कि पदांत झल को जस हो जाएगा। ये पदांत क्या है दोस्तों, संस्कृत में जो सार्थक वर्णों का समूह होता है उसको कहते हैं पद। जैसे हमने लिखा राम, इसका एक अर्थ निकल रहा है राम, ठीक है, किसी का नाम भी हो सकता है। और हमने लिखा
क न ट प च ऐसे कुछ भी लिख दिया, क्या इनका कोई अर्थ निकल रहा है? अगर निकल रहा होता तो ये पद होता, नहीं निकल रहा है तो ये पद नहीं होगा। तो हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है पद। तो यहां कहा है कि अगर ये झल वर्ण जो है किसी पद के अंत में हो, झल वर्ण अगर किसी पद के अंत में होंगे तो उनको जस हो जाएगा। यही बात ये संधि कह रही है। अब इसके कुछ प्रयोग हम यहां देखने वाले हैं दोस्तों। हम देखो पहले इसका उदाहरण देखते हैं। दिक धन अंबर, दिक यानी दिशाएं, अंबर यानी वस्त्र। दिशा ही जिनके लिए वस्त्र हैं, किनके लिए है? दिशा किसके लिए वस्त्र है? जो दिगंबर होते हैं, जो आप जैन संप्रदाय में जो मुनि होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। जो श्वेत वस्त्रों को धारण करते हैं वो श्वेतांबर होते हैं। जिनके लिए दिशाई अंबर है, दिशाई वस्त्र है, अर्थात जो नग्न होते हैं उनके लिए, उनको कहा जाता है दिगंबर। उनकी बात कर रहे हैं हम यहाँ। प्लस के निशान से पहले वर्ण है क, जो पद है उसका अंतिम वर्ण है क और बाद में आ रहा है अ। यहां आप देखेंगे कि एक तरफ तो क्या है व्यंजन और एक तरफ है स्वर। अब ऐसी स्थिति में हमारे जो एक क है इसको हम अब खुद के ही वर्ग का क्या बना देंगे? ये पहला वर्ण है, हम इसको बना देंगे तीसरा और ये बन गया ग। ठीक है, वापस लिखेंगे तो हो जाएगा दी ग, आधा था, अब इसके अंदर ये ए जुड़ जाएगा तो पूरा हो जाएगा और ये बन गया दिगंबर। क्या पद बना? दिगंबर। ये हमारा, अगर ये आपसे पूछा जाए दोनों तरीके से, अगर दिगंबर पद दिया जाता है परीक्षा में, दोनों तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। दिगंबर पद दे दिया और आपसे पूछा जाए कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा। ये आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सी संधि है। तो दोस्तों अगर संधि वाला पद दिया जाए तो आपको क्या करना है? इसको बोल के देखना है कि इसमें टुकड़े कहां से हो रहे हैं। दिक अंबर, दिक से टूट रहा है, अंबर अलग हो रहा है, तो आपको इसके लिए कुछ पदों की जानकारी भी होनी चाहिए। अब दोस्तों अगला उदाहरण हम लेते हैं जो 2 बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। पद है वागीश। ये 2012 और 2016 की परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है वागीश। वागीश है पद का जो है विच्छेद क्या होगा और वागीश पद में कौन सी संधि है। अब बात तो हम संधि की कर रहे हैं, जसत्व की तो उसी संधि में है। अब इसका विच्छेद क्या है वो देखें। यहां हमने लिखा दोस्तों, हाँ पहले इसको समझ लें इसमें टुकड़े कहां से हो रहे हैं। अब हमने अभी पहले भी बात करी थी, वाक शब्द आया था वाणी के लिए, वाक दान, तो यहां वाक शब्द अलग हो रहा है और दूसरा शब्द है ईश। वाक शब्द, अगर ये वाक अलग से अकेला लिखा जाएगा, मैंने शुरू में आपको बताया कि ये पद के अंत में हो, यानी आगे कोई पद नहीं हो जो इसमें मिलने वाला हो, तब भी ये अंतिम वर्ण तीसरा हो जाता है, या फिर आगे की मैंने आपको स्थिति बताई। अब यहाँ प्लस के निशान से पहले है क और बाद में आ रहा है ई, इसलिए एक क हो जाएगा ग, अपने वर्ग का तीसरा बन जाएगा। क्योंकि ये जो क है, ये जो क है ये झल वर्णों के अंतर्गत आता है, पहला वर्ण है, और इसको हम कर देंगे जस वर्ण का पहला, सॉरी तीसरा, जस वर्ण कर देंगे इसको, ये हो गया वागीश। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखें, ये परीक्षा में 2 बार पूछा जा चुका है और आप ये भी जानकारी रखें किस तरीके के प्रश्न जो हैं वो सरल जरूर लगते हैं लेकिन हम वहां गलतियां कर बैठते हैं। अगला एक उदाहरण लेते हैं जो भी परीक्षा में पूछा गया है 2018 की परीक्षा में, और बहुत ही सरल सा उदाहरण है जगदीश। दोस्तों इसका विच्छेद करते समय आप गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं? आप लिख देंगे जगद इस, गलत होगा, इसका होगा जगत। जगत अगर अंत में होगा तो बनेगा, बाकी जगत इसका मूल पद है और इसमें जुड़ा है ईश।
ये ई आने के कारण ही ये तय क्या बना है, दय बना है, और ये हो गया जगदीश, यानी जो तय था वो बन गया दय और इसका हो गया जगदीश। तो ये हमारा एक और उदाहरण आपको समझाया गया। दोस्तों अब हम एक महत्वपूर्ण उदाहरण यहां ले रहे हैं, उसको समझाने से पहले हम बात करेंगे पहले इस खर प्रत्याहार की। आप भी सोच रहे होंगे सर आपने जो प्रत्याहार यहां लिए हैं, माना कि 3 के बारे में आपने बता दिया, लेकिन चौथे का क्या मतलब है? दोस्तों इसका भी यहाँ उद्देश्य है। उद्देश्य यह है कि जब हम जसत्व संधि की बात करते हैं तो ये ध्यान रखना है कि अगर बाद वाला जो पद है वो अगर खर वर्ण का है, खर प्रत्याहार का कोई वर्ण है, तो आप जसत्व संधि नहीं कर सकते। बाद का जो पद है, जैसे हम समझे, देखो जैसे मैंने लिखा उत्थान देशः, प्लस के निशान से पहले तय है जो कि झल वर्ण का, झल प्रत्याहार का एक वर्ण है, पहला वर्ण है, और बाद में जो आ रहा है वो दय है जो कि कौन सा वर्ण है दोस्तों, तीसरा वर्ण है, पहला और दूसरा तो नहीं है। अगर ये इधर वाला वर्ण पहला या दूसरा होता तो आप वहां जसत्व संधि किसी हालत में नहीं करेंगे, ध्यान रखने वाली बात है। वहां फिर अगली जो संधि हम पढ़ेंगे वहां जानेंगे कि वहां संधि कौन सी होगी। अब इस प्लस के निशान से पहले तय है और बाद में आ रहा है दय, यानी कि जसत्व संधि का कार्य आपके यहां हो रहा है। क्या बना देंगे, तय का, तय को बना दोगे आप तीसरा वर्ण, दय बना दोगे, और क्या लिखोगे, तय की जगह हो जाएगा दय, और फिर दूसरा दय और जोड़ दो, उद्देश्य। आपका भी एक उद्देश्य होगा कि हमें ये रीट की परीक्षा इस बार तो पास करनी है। उद्देश्य अगर आपका दृढ़ है दोस्तों, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक पाएगी। जिनके इरादों में जान नहीं होती है ना दोस्तों, अक्सर वो लोग ही रास्ते में गिर जाते हैं। सह सवारे गिरते हैं मैदान जंग में, वो तिल्फ क्या गिरेंगे दोस्तों, जो खुद घुटनों के बल चलते हैं। अगर आप पहले कभी असफल हो गए हो तो ये मत सोचो कि हम तो असफल हो गए, पहले भी थी कई बार, हम तो कभी सफल ही नहीं हो सकते। नहीं, आप अगर असफल हुए हो मतलब आपने प्रयास किया है, आपने घोड़े पे चढ़ने का प्रयास किया है, तब आप गिरे हो। वो घोड़े पे चढ़ने और गिरने का स्वाद क्या जाने जिसने कभी प्रयास ही नहीं किया। तो आप प्रयासरत हो तो आप रथ पे जरूर चढ़ोगे। दोस्तों हम अगला उदाहरण लेते हैं इससे जुड़ा हुआ, ये बातें तो चलती रहेगी क्योंकि आप कहीं लक्ष्य से भटक नहीं जाए। जो भटका हुआ आदमी होता है ना, उसका कोई सहारा नहीं बनता। हम अगला उदाहरण लेते हैं दोस्तों, अगर आप रीट की सीटेट, एचटेट जो भी आप तैयारी कर रहे हैं या जिस भी सिलेबस में आपके ये है, अगर आप इस परीक्षा को पास करते हैं तो फिर क्या प्राप्त करेंगे, आप बहुत ज्यादा धन प्राप्त करेंगे, क्योंकि नौकरी लगने के बाद तो पैसे की कमी नहीं रहनी होती। तो यहां हम उसी महान धन की बात करें दोस्तों। प्लस के निशान से पहले जो तय है वो झल वर्ण का, झल प्रत्याहार का एक वर्ण है, और बाद में आ रहा है धय, जो कि कौन से का है, ये झस का है या कोई से का भी, आपको उससे फर्क ही नहीं पड़े। लेकिन महत अपने आप में पूर्ण नहीं हो रहा, ये महत अपने आप में पूर्ण है, इसलिए यहां ये पदांत है, पदांत में तय आ रहा है, और यहां इसके बाद में पहला और दूसरा वर्ण को छोड़ करके कोई सा भी आ जाए, पहला और दूसरा वर्ण और तीनों सकारों को छोड़ करके बाद में कोई सा भी आ जाए, हम जसत्व संधि करेंगे, कोई नहीं रोकेगा। तय जो पहला वर्ण था अब हो जाएगा तीसरा, और हम इसको बना देंगे दय, और हमारा महत, महत धनम, संयुक्त भी कर सकते हैं, इसके साथ में इसको जोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों ये एक और उदाहरण आपके सामने हमने बताया। हम ज्यादा से ज्यादा आपके सामने प्रयोग इसलिए कर रहे हैं कि हो सकता है एक उदाहरण को समझने में आपको कोई कठिनाई महसूस हो रही हो तो दूसरे में क्लियर हो जाएगी, अगर दूसरे में कठिनाई हो तो तीसरे में हो जाएगी। बार बार आप करोगे तो सफल जरूर हो जाएगी, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान।
इसलिए आप भी अगर बार बार अभ्यास करोगे, रसरी आवत जात है तो शिल्प भी पड़त निशान। हो सकता है आपको अगर एक बार में समझ नहीं आ रहा हो तो बार बार किए हुए अभ्यास से आप जरूर उस कार्य को कर पाएंगे। हम एक और उदाहरण दोस्तों यहां लेते हैं जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। सट धन रिपव, सबसे डिफरेंट टाइप का उदाहरण है। रिपव यानी रिपु, शत्रु। प्लस के निशान से पहले दोस्तों ट है, जो कि ट वर्ग का पहला वर्ण है, जो कि झल प्रत्याहार के वर्णों में आता है। और दूसरी तरफ जो वर्ण है वो है रे, जो कि इनमें नहीं आता है, खर प्रत्याहार के वर्णों में नहीं आएगा। अब इनमें नहीं आए, बाकी चाहे कोई सा भी अपन को उससे मतलब नहीं, इनमें नहीं आना चाहिए, खर में नहीं है ये। इसका मतलब आप इस टे को क्या बना देंगे, डे बना देंगे, अपने ही वर्ग का तीसरा बना देंगे। और क्या लिखेंगे, जो टे था अब क्या लिखा जाएगा, डे, और ये प। सड़ रिपव, छह शत्रु, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये हमारे भी छह शत्रु हैं, हमें भी इनको जीतना पड़ेगा। इनको नहीं जीतोगे दोस्तों तो आगे कैसे बढ़ोगे, क्योंकि जब हम अध्ययन कर रहे होते हैं तो इन ये जो रिपु हैं, षट रिपुओं की जो बात कर रहे थे हम, ये हमें कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करते हैं, हमारे लक्ष्य से हमें भटका देते हैं। तो इन रिपुओं से हमें जीत हासिल करनी होगी और तभी हम इस जंग को जीत पाएंगे। एक और उदाहरण दोस्तों, दिक धन गज। दिक के अंत में क है, जो कि अपने वर्ग का पहला वर्ण है, और बाद में आ रहा है ग, जो कि इनमें नहीं है, खर प्रत्याहार का वर्ण नहीं है। ये ध्यान रखना है, ये होना नहीं चाहिए। बस ऐसा नहीं कि आप सोचो सर ये होगा तब होगा, ये नहीं होने चाहिए तब होगा। ठीक है, एक तो हम ये कहें कि घर पे पिताजी के रहने पर बालक काम करता है, और हम दूसरी बात ये कहें कि अगर माँ घर पे नहीं है तो हम मस्ती करेंगे। तो ये समझो कि अगर माँ घर पे नहीं है, यानी ये घर पे नहीं है, तो ये अपना काम कर लेंगे, तो ये मस्ती का काम कर रहे हैं। ये कह को हमने बना दिया ग, और ये बन जाएगा दिग्गज। दिग्गज, कोई राजा महाराजा दिग्गज राजा थे, और कल को आप भी अगर सफल हो गए ना तो लोग आपको भी दिग्गज ही कहेंगे, अरे उसने महारत हासिल करी है, भाई ऐसे थोड़ी है, बातों से उसने जंग थोड़ी जीती है, पढ़ाया जब जाके नौकरी लगाए। क्योंकि जब तक आप सफल नहीं हो जाएंगे ना दोस्तों, तब तक लोग आपको ये नहीं मानेंगे कि आपके अंदर कोई काबिलियत थी। आपकी काबिलियत का सर्टिफिकेट कब मिलता है, जब आपने कोई कंपटीशन पास कर लिया। मैं आपको बताऊं दोस्तों, कुछ ऐसे दोस्त जो मेरे परिचित हैं, उनका ये कहना रहता है कि मैंने कंपटीशन पास कर लिया, लेकिन जो पोस्टिंग मिली उसमें 8 से 10 महीने का टाइम लग गया। तो पड़ोसी ये कहने लगे कि अरे तो झूठ बोल रहा है, इसका सिलेक्शन हो जाता तो नौकरी पे नहीं जाता। तो लोग कुछ भी कहेंगे, लोगों का काम ही कहने का है, तुम लोगों से मत डरना, अपने कार्य को करते रहना। तो दोस्तों हमने पढ़ी आज जसत्व संधि, इसके हमने प्रयोग देखे। अगर इसके बाद भी आपको कोई कठिनाई महसूस हो तो दोस्तों आप कमेंट में वो संधि जो पद जो है वो लिखें। कठिनाई हो तो आप निश्चित रूप से लिखें। और इससे पहले वाली जो 2 संधियां हमने आपको पढ़ाई है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दूंगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। एक बार में आपको कठिनाई हो सकती है तो दूसरी बार पढ़ें, बार बार अभ्यास करेंगे तो निश्चित सफल हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।